बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें आवाम पर पड़ने वाले पेट्रोल बम की। निगरान हुकूमत ने भी आवाम पर रातों रात पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम की कीमतों में 20 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। भारी इजाफे ने शहरियों की नींदें हराम कर दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया। वज़ारत खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत पे 17 रुपए 50 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई है। वज़ारत खजाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 20 रुपए महंगा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे हो गयी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों इजाफा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नए इजाफे के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पर 55 रुपए फी लीटर जबकि डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने अखुद किरायों में इजाफा कर दिया है। तो पेट्रोल के बाद बात करें डॉलर की, तो करेंसी में मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 74 पैसे मजीद महंगा होकर 293 रुपए 25 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में 300 का हिस्सा अबूर कर चुका। ओपन मार्केट में डॉलर 302 रुपए में फरोख्त हो रहा है। करेंसी में मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 74 पैसे मजीद महंगा होकर 293 रुपए 25 पैसे का हो गया है। मजीद तफसीलात जानने के हमारे साथ मौजूद है नजीब नाइच। नजीब, इस इजाफे के पीछे क्या फैक्टर्स हैं? जी बिल्कुल, देखो दूसरा दिन है और दूसरे दिन तक डॉलर जो है इंटर बैंक में 293 रुपये 75 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 300 रुपये से भी तजावज़ करके 302 रुपये पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और बुनियादी जो वजूहात बताई जा रही हैं वो डिमांड और सप्लाई में जो फ़र्क आ चुका है बड़ा, वो बताई जा रही हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे एक्सपर्ट से। जिब्रान सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान साहब, बताइए क्या वजूहात हैं मेन जिसकी वजह से डॉलर में? देखें, जो जैसे ही गवर्नमेंट ने सॉफ्ट पॉलिसी की जिसमें इंपोर्ट अलाउ किया गया है, जिसके बाद जो इंपोर्ट पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ गया है डॉलर पे, जैसे आप देखें पाक रुपीज़ पे प्रेशर पड़ गया और डॉलर की जो डिमांड में इजाफा हो गया है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो डॉलर है वो तकरीबन ग्रेजुअली बढ़ गया है। ओपन मार्केट में तकरीबन 300 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये कि एक इम्पोर्ट मेन वजह जो है इम्पोर्ट की वजह से बढ़ा है। जी, एक और एक्सपर्ट शहरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहरियार साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से डॉलर इस कदर 2 दिनों में महंगा हो चुका है? देखिए, इसकी बुनियादी तौर पे 2 बड़ी वजूहात हैं कि आईएमएफ के हम प्रोग्राम के अंदर हैं और आईएमएफ ने हमें कहा है कि आपने इंपोर्ट खोलनी है। इंपोर्ट का प्रेशर पड़ा है, डिमांड एंड सप्लाई डेफिनेटली ये चीज़ है। फिर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो पैनिक बाइंग देखने में आ रही है इंडिविजुअल्स की जानिब से। एक जब से हुकूमत गई है और फिर हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो 2-3 एलिमेंट्स हैं जिसकी बाद वजह से इंडिविजुअल्स भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। पाकिस्तान से ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। 88 फ्लाइट्स डेली पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं। नाइट, आप हमारे साथ ही रहेगा। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या फैक्टर्स हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी मुझे लेने के लिए। देखें, जो डॉलर है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में शरह सूद में इजाफा किया गया है फेडरल रिजर्व की तरफ से, जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है। और फिर ऑफ कोर्स उसका जो असर है वो पूरी दुनिया में जो है वो डॉलर पे आता है और उसके अगेंस्ट जो करेंसीज होती हैं उन पे आता है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ाए हैं रेट्स, रशिया ने भी रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, तुर्की ने भी बढ़ाए हैं। तो ये ओवरऑल इंक्रीज है शरह सूद में, उसकी वजह से कुछ करेंसीज कमज़ोर होती हैं और ख़ासकर डॉलर के अगेंस्ट जो है करेंसीज कमज़ोर होती हैं। एक तो ये इम्पैक्ट है और दूसरा जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुलनी है और एलसीज जो है वो क्लियर होनी है। यानी कि जो यहाँ से इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है वो एलसीज खोलता है, फिर एलसीज के अगेंस्ट उसको पेमेंट्स भी करनी होती है डॉलर की जो भी इंपोर्ट्स होती हैं। ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। और तीसरा जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं जिनमें इजाफा हुआ है पिछले कोई 2 हफ्तों में। तकरीबन कोई 5 से 6 डॉलर जो है वो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। और क्योंकि हम 1 चौथाई हिस्सा हमारी टोटल इंपोर्ट्स का जो होता है वो सिर्फ एनर्जी है, यानी कि हम ये क्रूड ऑयल और जो एलएनजी है ये सारी हम इंपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जब हम एनर्जी का इंपोर्ट करते हैं और उसकी खपत बहुत ज़्यादा होती है हमारे यहाँ,
उसकी वजह से भी जो है वो ऑयल की डिमांड जो है वो उसमें इतना कोई खातिर कमी नहीं हो रही, बट उसमें जब इम्पोर्ट बढ़ती हैं तो इम्पोर्ट्स की वजह से हमें डॉलर्स की रिकॉर्ड किया गया है फेडरल रिजर्व की तरफ से, जो अमेरिकन सेंट्रल बैंक है, और फिर ऑफ कोर्स उसका जो असर है वो पूरी दुनिया में जो है वो डॉलर पे आता है और उसके अगेंस्ट जो करेंसीज होती हैं उन पे आता है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी बढ़ाए हैं रेट्स, रशिया ने भी रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, तुर्की ने भी बढ़ाए हैं। तो जो ओवरऑल इंक्रीज है शरह सूद में, उसकी वजह से कुछ करेंसीज कमजोर होती हैं और खासकर डॉलर के अगेंस्ट जो है करेंसीज कमजोर होती हैं। एक तो ये इम्पैक्ट है, और दूसरा जो है पाकिस्तान में इंपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुलनी है और एलसीज जो है वो क्लियर होनी है, यानी कि जो यहाँ से इम्पोर्टर इम्पोर्ट करता है वो एलसीज खोलता है, फिर एलसीज के अगेंस्ट उसको पेमेंट्स भी करनी होती है डॉलर्स की जो भी इंपोर्ट्स होती हैं। ये दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। और तीसरा जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस है, जिनमें इजाफा हुआ है पिछले कोई 2 हफ्तों में तकरीबन कोई 5 से 6 डॉलर जो है वो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं। और क्योंकि हम एक चौथाई हिस्सा हमारी टोटल इंपोर्ट्स का जो होता है वो सिर्फ एनर्जी है, यानी कि हम ये क्रूड ऑयल और जो एलएनजी है ये सारी हम इंपोर्ट करते हैं, तो काफी बड़ा हिस्सा जब हम एनर्जी का इंपोर्ट करते हैं और उसकी खपत बहुत ज्यादा होती है हमारे यहाँ, उसकी वजह से भी जो है वो ऑयल की डिमांड जो है वो उसमें इतना कोई खातिर कमी नहीं हो रही, बट उसमें जब इम्पोर्ट्स बढ़ती हैं तो इम्पोर्ट्स की वजह से हमें डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि इंटर बैंक में डॉलर को बढ़ाए हैं। फिर दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि ओपन मार्केट, अब इंटर बैंक जो है वो ओपन मार्केट को फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर आप करेंसी डीलर्स के पास जाएं तो आपको वो इतनी ज्यादा कंट्रोल्ड मार्केट, इतनी ज्यादा मैनेज अच्छी तरह से नहीं होती, वो मार्केट ओपन मार्केट है। वहाँ पे जो है वो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा बाइंग भी होती है, सेलिंग भी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो कॉर्नर करते हैं डॉलर को और लेते हैं, खरीदते हैं, और फिर करेंसी डीलर्स भी जो है ऑफकोर्स उस हिसाब से चलते हैं। उस तरह से लीगल जो रेगुलेशंस है वो फॉलो नहीं हो रही, जिस तरह से ये कहा जाता है कि जी आप $1000 लेने जाएं तो आपको पहले आईडी कार्ड देना पड़ेगा, पासपोर्ट देना पड़ेगा, या उसके अगेंस्ट आपको दिखाना पड़ेगा कि जी आपका वीजा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप डॉलर लेके घर पे रख रहे हैं। तो इन सब चीजों को स्टेट बैंक को देखना चाहिए, स्टेट बैंक को ये मैनिपुलेशन को जो फैक्टर है ये कम करना चाहिए। मेरे ख्याल में स्टेबिलिटी फिर आ सकती है। फिर ऑफ कोर्स आईएमएफ की शराइत में सब कुछ है, आप डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते इतने आराम से, जबरदस्ती इंटरवेंशन नहीं कर सकते, अपने रिजर्व्स को कम नहीं कर सकते या ज़ाया नहीं कर सकते। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बचा था तो ये बयान भी सामने आता था कि अगर फ्रेंडली कंट्री से जब पैसे आएंगे तो डॉलर का जो रेट है वो नीचे आएगा। तो क्या हम ये समझे कि वो बयान जो थे वो महज बयान ही थे? वो सऊदी अरेबिया ने आपको जो है तकरीबन $2 अरब दिए हैं जो उन्होंने कमिटमेंट की थी, फिर यूएई ने आपको $1 अरब दिया जो कमिटमेंट की थी, चाइना ने आपको $2 अरब जो है 2 साल के अरसे तक छोड़ दिए हैं, तकरीबन $2.4 बिलियन आपको ये कहा है कि आप 2 साल बाद दे दें आराम से। तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट्स पूरी की हैं। उसके दरमियान में आपने देखा है कि डॉलर जो है वो नीचे आया था लोकल मार्केट में, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि ये डॉलर जो है 200 रुपये का हो जाएगा या 150 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी कर्जों की अदायगियां बहुत ज्यादा हैं और आपके इंपोर्ट्स भी खुलनी है और आपने लोकल इंडस्ट्री को भी चलना है। हाँ, ये हो सकता है कि आप कर्जों की अदायगियां साथ साथ करें, कर्जों को रीशेड्यूल करवाएं कि जी कर्जे हम 3 साल 4 साल 5 साल का हमें टाइम मिले पे करने का, और फिर नई गवर्नमेंट आती है तो वो जो है सही से उन कर्जों को इस्तेमाल करे जो नए कर्जे मिल रहे हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी होगी, पूरा तरीका होगा। इसके अलावा ये कोई चारा नहीं है कि आपको जो है 1-2 अरब डॉलर मिलते हैं और आपको एकदम से थोड़ा सा डॉलर जो है वो नीचे आ जाता है। ये सस्टेनेबल नहीं है, ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, आप समझते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे मुर्शद खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे नजीम नाइच भी हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे ने आवाम के सब्र के बंद भी तोड़ दिए। शहरियों का कहना है कि आवाम भूख से मर रहे हैं, जहर खाने के पैसे भी नहीं हैं। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने गरीब तबके की कमर तोड़ रखी है। खुदारा हुकूमत होश के नाखून ले और गरीब आवाम पर रहम करे। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद के शहरी मजीद क्या कहते हैं, आपको भी दिखाते हैं। इनको समझना चाहिए, वोट हमसे मांगते हैं, दरवाजे हमारे हैं, सहूलतें भी हमें नहीं मिल रही। घर का चूल्हा नहीं जल रहा, ऊपर से ये लोग जो है ना आटा मिल रहा है ना ये पेट्रोल का, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इसको मुल्क का और इस कौम का। हुकूमत ने जी 20 रुपये पेट्रोल ਵਧਾ के आवाम तो होर बहुत पाँच महंगाई तो अगे बहुत ज़्यादा सी कि आवाम परेशान है, बड़ी पिस रही है कि खुद तो अपने ईवानों में बैठ के ऐसी करते हैं, लेकिन गरीबों पे बोझ रोजाना डालते हैं। सुबह आते हैं एक रेट होता है, शाम को जाते हैं दूसरा रेट होता है। सांसें हैं इंसान की वही चल रही हैं, बाकी तो कुछ नहीं चल रहा। ना आटा ले सकते हैं ना कोई चीज़ ले सकते हैं। कोई भी हुकूमत जो है ना वो आवाम के हक में नहीं है। जो पेट्रोल का रेट आ रहा है, मतलब किसी तरह से भी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है ना। 1000 रुपये से क्या पेट्रोल आएगा गाड़ी में?
कल से हम गाड़ी पे नहीं आ सकते, बाइक यूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी, उससे समझ से बाहर हो गया कि अब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। सोते हैं तो रेट कम होता है, जब सुबह उठते हैं तो 20-30 रुपए बढ़ा हुआ होता है। जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। गरीब बंदे को ये जलील कर रहे और तो कुछ नहीं है। इतना ज़्यादा पेट्रोल महंगा कर दिया, इससे अच्छा बंदा साइकिल ले लो, वो चला ले। गाड़ियों पे जो चीज़ें लाई जाती हैं वो पेट्रोल के हिसाब से फिर वो किराया भी डालते हैं, सब कोई एक्सपेंस डाल के वो फिर आगे चीज़ का रेट देते हैं। तो महंगाई लाजमी बात है कि होगी होगी। सवारियाँ से हम किराया मांगते हैं, वो झगड़ा करते हैं, हम क्या करें। या पेट्रोल पे जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है, पेट्रोल नहीं और चीज़ें भी महंगी हैं। गरीब आदमी अभी बस मांगने पर शुरू हो जाएगा और क्या करेगा, मांग पिन कर। तो नाजरीन, जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये लीटर इजाफा होने पर आवाम के गमो गुस्से में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अब पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे से जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे गौहर अली इस वक्त शहरियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे मजीद जानेंगे कि शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से। ये कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी है। पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा हो चुका है। और मैं मुकामी पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद पेट्रोल डलवाने के लिए कतार में मौजूद है। यहाँ पे जो शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है उस पर क्या रद्द-ए-अमल है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है गुजारना, इसको लेके जाना चलना बाइक के साथ। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कम करे, पेट्रोल की कीमत में कमी की जाए। पहले ही पेट्रोल बहुत महंगा था, अब 20 रुपये लीटर जो है इसकी कीमत में इजाफा करने से जो है वो अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम के लिए एक और बुरी खबर। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे के लिए हंगामी इजलास बंद रोड पर तलब कर लिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 100 से 200 रुपये तक किरायों में इजाफे का इम्कान है। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा करना मजबूरी है। पेट्रोल महंगा होने से गाड़ियों के दीगर स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो जाते हैं। अगर किराया ना बढ़ाए तो गाड़ियां बंद करना पड़ सकती हैं। किरायों में इजाफे के बाद मुसाफिरों की आमदोरफ्त मजीद कम हो जाएगी। इजलास में तमाम पहलुओं पर मुशावरत की जाएगी। तो पेट्रोल महंगा होने के बाद कीमतों में इजाफे के बाद आवाम के लिए एक और बुरी खबर है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे के लिए हंगामी इजलास बंद रोड पर तलब कर लिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 100 से 200 रुपये तक किरायों में इजाफे का इम्कान है। दीगर खबर शामिल करें और आपको बताएं कि नई हल्का बंदियों का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास शुरू हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में मेंबरानी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी समेत कानूनी टीम शरीक है। इजलास में नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों के मामले पर गौर किया जाएगा। तो नई हल्का बंदियों का ये मामला है। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास शुरू हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा शबीहा नकवी। शबीहा, इजलास शुरू हो चुका है, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत जो है एक अहम इजलास जो है मरदमशुमारी के बाद जो नई हल्का बंदियों के हवाले से वो शुरू हो चुका है। और इजलास में ना सिर्फ मेंबरान इलेक्शन कमीशन बल्कि जितने भी मुतलका हुकाम हैं वो भी इजलास में शरीक हैं, जबकि जो कानूनी टीम है वो आईनी और कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग भी दे रही है। इजलास में ज़राए का यही कहना है कि इस इजलास में ना सिर्फ हल्का बंदियों के हवाले से एक अहम फैसला किया जाएगा बल्कि इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही हल्का बंदियाँ जो हैं वो शुरू भी करने का इम्कान है। और इसके साथ जरा का ये कहना है कि अगर हल्का बंदियां जो है नई हल्का बंदियों की बात की जाए और उसका प्रोसेस शुरू होता है तो इलेक्शन जो है वो 90 रोज से ज़्यादा जो है वो देर हो सकती है उनमें, क्योंकि नई हल्का बंदियों के लिए जो है 3 माह से ज़ायद का वक्त दरकार होता है। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हल्का बंदियाँ जो है वो दिसंबर तक मुकम्मल होगी। और हल्का बंदियों के बाद जो एक नई बहस सामने आएगी वो सूबाई और कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं उनके कम या ज़्यादा होने के हवाले से एक नई जो बहस है वो सामने आने का भी इम्कान है। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो इजलास है हल्का बंदियों के हवाले से ये इलेक्शन कमीशन का तीसरा इजलास है। इससे पहले 2 इजलास। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद थी, हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रही थी। पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद से मुताल्लिका अफसरान के नाम तलब करते हुए नोटिस जारी किया। अडियाला जेल से भी रिकॉर्ड तलब शहरियार अफरीदी को इस्लामाबाद से बाहर जाने से भी रोक दिया।
जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, शहरियार अफरीदी इस्लामाबाद अपने घर में रहेंगे। अगर शहरियार अफरीदी को कुछ हुआ तो आईजी और चीफ कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। अदालत ने शहरियार अफरीदी को मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानात न देने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए, तवक्को है केस चलने तक आप कोई बयान नहीं देंगे। आपकी तरफ से मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं आना चाहिए। पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल। डीसी इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का ये फैसला है। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद से मुताल्लिका अफसरान के नाम तलब करते हुए नोटिस जारी किया, जबकि अडयाला जेल से भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। शहरियार अफरीदी को इस्लामाबाद से बाहर जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, शहरियार अफरीदी इस्लामाबाद अपने घर में रहेंगे। अगर शहरियार अफरीदी को कुछ हुआ तो IG और चीफ कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। अदालत ने शहरियार अफरीदी को मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानात ना देने की हिदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि तवक्को है केस चलने तक आप कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। अगर आइंदा समात पर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का फैसला नहीं होता तो रिहाई का हुक्म बहाल हो जाएगा। केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दे दिया है। अगर आइंदा समात पर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी का फैसला नहीं होता तो रिहाई का हुक्म बहाल हो जाएगा। मजीद अहवाल जानेंगे शबीहा नकवी से। जी शबीहा। खास तबादल गिरफ्तारी पे जो समात है वो जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। वकील पंजाब जो हुकूमत, उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी जो बेंच के फैसले के खिलाफ रिट हाई कोर्ट में जेरे समात है। 21 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है दरखास्त की काबिल समात होने पर भी समात करेगा। जबकि जस्टिस एजाजुल हसन ने पंजाब हुकूमत के वकील से मुकालमे में कहा कि बताएं हाई कोर्ट में आपकी रिट काबिल समात कैसे है, जिसपे वकील जो पंजाब हुकूमत, उन्होंने कहा कि अदालत चाहे तो हदायत जारी कर दे 21 अगस्त को काबिल समात होने के मामले पर फैसला करे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लाहौर जो हाई कोर्ट 21 अगस्त को दरखास्त के काबिल समात पर फैसला करे और अगर 21 अगस्त को फैसला ना दिया गया तो परवेज इलाही की रिहाई का जो सिंगल रुकनी बेंच का फैसला है वो बहाल हो जाएगा। ताहम इस सारे मामले में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ मुकदमाबाजी अच्छी रवायत नहीं है। अदालतों को मुलविस करने की बजाय आपस में मिल बैठकर बातचीत के जरिए मसाइल को हल करें, अपना किबला दुरुस्त करें, जिस पर जो है वकील परवेज इलाही अलीजफ, उन्होंने कहा कि मैं भी इस बात से ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीहा नकवी हमारे साथ मौजूद थी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही का तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने के इल्जाम में 6 रोज के जिस्मानी रिमांड देने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया कि परवेज इलाही को इंसाफ के तकाजे के तहत 6 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर नैब तहवील में दिया गया है। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर परवेज इलाही से की जाने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत ने परवेज इलाही को दोबारा 21 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, जबकि तहरीरी फैसले में बताया गया कि परवेज इलाही के कुछ शरीक मुल्जिम नैब के पास जिस्मानी रिमांड में हैं। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड के दौरान इलाज, मुआलजे और अहलिया से मुलाकात को यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया है। निगरान वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की तकर्री में हुक्मरान जमात BAP 2 धड़ों में तकसीम। जाम कमाल खान और उनके हम ख्याल ग्रुप की हिमायत से अली मर्दान डोम की नामजद। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की अली मर्दान को नामजद करने से इनकार। बलोचिस्तान की मुत्तहिदा अपोजिशन भी 2 धड़ों में तकसीम है। अपोजिशन लीडर और जमीयत उलमा इस्लाम फे ने अली मर्दान डोमकी की हिमायत कर दी है, जबकि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का अली मर्दान डोमकी की नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। जबकि ज़राए BNP के मुताबिक JUI के कायदीन अगर अपने ही उम्मीदवार को नामजद कराते तो हिमायत कर सकते हैं। BNP ने अपोजिशन से मीर हमल कलमती को नामजद किया है। कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि बड़ों ने फैसला किया है इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे। सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मिलकर फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया है। राजा रियाज ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि 15 फरवरी से 2-4 दिन पहले या बाद में इलेक्शन होंगे। इस हवाले से कोई इब्हाम नहीं। उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात अक्टूबर में होते हैं तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते।
साबिक अपोजिशन लीडर का कहना था कि कागज पेंसिल लेकर मेरी बात लिख लें कि 17 फरवरी से एक हफ्ते पहले या 15 फरवरी के एक हफ्ते बाद इलेक्शन हो जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की साबिक सूबाई वज़ीर मीर सरफराज चाकर डोमकी और आगा शकील अहमद दुरानी से मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक सूबाई वज़ीर मीर सरफराज चाकर डोमकी और आगा शकील अहमद दुरानी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। नेक ख्वाहिशात का भी इस मुलाकात में इजहार किया गया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। काबीना के तमाम अरकान गुज़श्ता हफ्ते मुस्ताफ़ी हो गए थे। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ही तमाम हुकूमती अमूर चला रहे हैं। माली मुश्किलात से 2-4 सूबे में इंतज़ामी मसाइल भी पैदा हो गए हैं। सूबे के माली इंतज़ामी मामलात अफसर शाही के रहमो करम पर हैं। वज़ीर आला आज़म खान काबीना के चुनाव के लिए सरगर्म, मुशावरत जारी है, जबकि कई साबिक निगरान वज़रा की काबीना में दोबारा शमूलियत के लिए दौड़ धूप तेज है। ताहाल काबीना अरकान के हतमी नाम सामने नहीं आ सके। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। उमैर, बताइएगा कि इस ताख़ीर के पीछे क्या वजूहात हैं? जी, बुनियादी तौर पर तो इस ताख़ीर के पीछे बताया जा रहा है कि अभी तक जो मुशावरत का अमल जारी है और हतमी नाम जो है वो इस मामले में अभी तक है वो सामने नहीं आ सके हैं। अब देखा जाए तो एक गुज़श्ता हफ्ते ही जो निगरान काबीना के वज़रा थे वो तमाम के तमाम जो 24 अरकान थे वो मुस्ताफ़ी हो गए थे। उन पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हुकूमत पर दबाव था कि जो सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले अफराद हैं तो उन्हें फारिग किया जाए। जिसके बाद इस वक्त जो है वो मुशावरत तो जारी है और इस मरतबा ये कोशिश की जा रही है कि जो सियासी वाबस्तगियाँ रखने वाले होंगे, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक होगा, ऐसे अफराद को निगरान काबीना में नहीं लिया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल में अब देखा जाए तो सूबे के जो इंतजामी मामलात हैं वो तमाम के तमाम जो है बेरुखसती और अफसर शाही के रहमो करम पर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर यासिर, हमारे साथ मौजूद थे। खबर शामिल करें पेशावर से। पेशावर में पुलिस हिरासत में शहरी की मुबैना मौत के खिलाफ लावाकिन एहतजाज कर रहे हैं। जांबाग शख्स के वरसा ने सूरी पुल के नीचे GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। लवाहिकीन सड़क पर लाश रख कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। CCPO पेशावर सैयद अशफाक अनवर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SHO मिंचनी गेट को मुअत्तल कर दिया, इंक्वायरी करने का भी हुक्म दे दिया है। पेशावर में पुलिस हिरासत में शहरी की मुबैना मौत के खिलाफ लवाहिकीन एहतजाज कर रहे हैं। जांबाग शख्स के वरसा ने सूरी पुल के नीचे GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जरनाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। गुज्जरनाला और औरंगी नाला के मुतासरीन की दरख्वास्त पर अदालत ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तौहीन अदालत के नोट जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को कल तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जरनाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। गुज्जर नाला और औरंगी नाला के मुतासरीन की दरख्वास्त पर अदालत ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तौहीन अदालत के नोट जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को कल तलब कर लिया है। वज़ीर आला सिंध की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद करेंगे। आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जरनाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। गुज्जर नाला और औरंगी नाला के मुतासरीन की दरख्वास्त पर अदालत ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तौहीन अदालत के नोट जारी करते हुए चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को कल तलब कर लिया है। रमज़ान में मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन का ये मामला है। महकमा खुराक की 15 लाख आटे के थैलों के लापता होने की तहकीकात की कोशिश बेसूद। मुफ्त आटा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के डाटा के तहत तकसीम किया गया। महकमा खुराक ने मामले की तहकीकात के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को 2 खतूत लिखे। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को पहला खत 3 अगस्त जबकि दूसरा खत 9 अगस्त को लिखा गया है। रमज़ान में मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन का ये मामला है। महकमा खुराक की 15 लाख आटे के थैलों के लापता होने की तहकीकात की कोशिश बेसूद। मुफ्त आटा पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के डाटा के तहत तकसीम किया गया, जबकि महकमा खुराक ने
मामले की तहकीकात के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को 2 खतूत लिखे हैं। ये खतूत है क्या, इस हवाले से मजीद जाने के अपने नुमाइंदे गौहर अली से। जी गौहर। ऐसी है कि 15 लाख जो थैले तकसीम किए गए थे उनका पता नहीं चल रहा, और पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने डाटा फराम किया था उसमें कई खामियां मौजूद हैं, और महकमा खुराक को भी उन्होंने खत लिखा है कि इस वजह तहकीक की जाए। और महकमा खुराक ने 2 बार जो है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को कहा है कि इस मामले की तहकीक की जाए कि 15 लाख थैले मिसिंग जो है, और जो आपका सॉफ्टवेयर था और जो आपने डाटा फराम किया था उसमें जो नाकिस चीजें सामने आई है उसका जिम्मेदार कौन है इस हवाले से। लेकिन अभी तक जो है महकमा खुराक के दोनों खतूत का जवाब नहीं दिया पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने, और इस हवाले से महकमा खुराक का कहना था कि मजीद खत लिखेंगे पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को, और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होंगे इस मामले को ख़त्म नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ नैब भी इस मामले की तहकीकात कर रहा है, और नैब को भी डाटा फराहम कर दिया गया है। नैब ने भी काफ़ी पेशरफ की है। अब आने चंद रोज़ में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, चंद रोज़ में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया गौहर, हमारे साथ मौजूद थे।